दोस्तों अगर आप देने वाले हो 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर तो आज का ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम है वो लगातार 6 और 8 मार्च को है। तो ऐसे में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते जाना है, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्टों में गैप कम है और वहां पर आप लोग सिर्फ मतलब जल्दी से रिविजन कर सकते हो। एक दिन का टाइम है और उसमें ज़्यादा आप लोग टाइम मतलब नहीं है, तो ऐसे में आपको वहां पर ज़्यादा क्वेश्चन को तैयार नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में आज हमारे पास यहां पर क्या है, एक मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे प्रश्नों को आज हमारे पास बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है इस कॉपी पर करने वाले हैं कंप्लीट सॉल्व। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा मतलब थोड़ा सा लॉन्ग भी वीडियो जा सकता है, क्योंकि फिजिक्स है, आपको पता है कि इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ मतलब जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं तो उनको लॉन्ग में हम लोग जाकर सॉल्व करेंगे और बाकी कुछ थ्योरी के क्वेश्चन होंगे तो थ्योरी तो जल्दी हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास पूरी कॉपी यहां पर है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन है और आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा। 346 FU कोड का ये हमारे पास मॉडल पेपर है। ठीक है, बिल्कुल न्यू पैटर्न के अनुसार रहेगा और पूर्णांक आपका कितना रहता है, 70 नंबर का रहता है फिजिक्स में, आपको पता ही होगा, है ना, और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में और 6 मार्च को अगर देना है तो पूरा अंत तक देखना। ठीक है, हर एक प्रश्न यहां पर आज हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ यहां पर निर्देश दिए गए हैं जो कि पेपर में आपको सेम ऐसे ही निर्देश देखने को मिलेंगे, तो आप यहां पर अभी पढ़ लो पेपर की मतलब आपको वहां पर जाकर देखना ही नहीं पड़ेगा, तो पहले से ही पढ़ लो। हमारे पास ऐसे ही निर्देश यहां पर एग्जाम में आपके आने हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद थोड़ा सा कॉपी पर नजर डाल लेते हैं। जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी और आपको भाई यहां पर देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट की आपकी कॉपी है। अब आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर कह रहा है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में देख सकते हो अपना नाम ना लिखें, बताया ना ऊपर की लाइन पर। इसके बाद इसमें जो ब्लैक लाइन है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, मतलब आपको इसमें जितने भी चीजें दी गई है ना उसको स्पष्ट रूप से पहले भर देना है। अनुक्रमांक अपना जो है उसको भरिएगा सही से, आपका रोल नंबर, फिर उसी रोल नंबर को अंकों के बाद शब्दों में भरना रहेगा। फिर आपको विषय जैसे भौतिक विज्ञान, हमारा ये है ना फिजिक्स का पेपर है, तो आपको भौतिक विज्ञान डालना है। प्रश्न पत्र में आपको केवल डाल देना है क्योंकि एक ही पेपर रहता है। और इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 346 FU है, आपका कोई सा भी सेट आ सकता है। हमने सिर्फ यहां पर एक मॉडल पेपर के तौर पर या प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के तौर पर ये आपको मैंने समझाने के लिए यहां पर बता दिया कि ऐसे भरना है, सेम आपको मिस्टेक नहीं करनी। रूम नंबर भरना रहेगा, बाकी आपको यहां पर परीक्षा का दिन, जिस दिन पेपर है, परीक्षा की तिथि यानी कि डेट और उसकी पाली, मतलब जैसे द्वितीय पाली में फिजिक्स का पेपर है तो आपको पाली डाल देना। केंद्र का नाम, आपका सेंटर जहां पर है उस सेंटर का नाम डाल दीजिएगा, बाकी कुछ भी आपको इसमें छेड़खानी नहीं करनी। चलिए अब यहां से आ जाते हैं, नोट पढ़ लीजिएगा। प्रारंभ का 15 मिनट पूरा पेपर को पढ़ने के लिए है, लास्ट तक पूरा पेपर को आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से पलट पलट के पूरा सारे क्वेश्चन को, और फिर हम लोग चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। यहां से आपका पहला खंड जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ठीक है, निर्देश जब पढ़ोगे ध्यान से तो इसी निर्देश में आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि जो खंड आ है वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहां से 1 नंबर, यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नंबर दिया है। इसमें कह रहा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के किस पर, यानी कि आपकी डिपेंड करेगी। तो आपके सामने लंबाई हो गया, मोटाई हो गया, पदार्थ पर, या इनमें से किसी पर नहीं। तो चलिए कॉपी पर भी नजर डालते हैं। यहां से मेन प्रश्न आपका इस तरीके से रहेगा, तो आपको यह भर लेना है। और यहां से पेपर का पूरा देखो सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपका पहले खंड आ है तो आप चाहो तो ऊपर खंड आ भी डाल सकते हो, वरना 1 नंबर क्वेश्चन है तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 सिर्फ डाल देना, उतने में आपको पर्याप्त तरीके से आपके नंबर जो है मिल जाएंगे। इसके बाद का नंबर, इसमें थर्ड ऑप्शन सही है तो आप लोग यहां पर कर दीजिएगा। तीसरा वाला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट, यानी पदार्थ पर डिपेंड करेगा, तो यहां पर आपका पदार्थ पर सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर E और वेक्टर V है, तो तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी, यानी कि तरंग संचरण की दिशा जो है वह किस तरीके से डिपेंड की यहां पर व्यक्त की जाएगी। ऑप्शन में वेक्टर E डॉट वेक्टर V है, वेक्टर E क्रॉस वेक्टर V है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या जुड़ता है आपको पता है ना, इसको हटाएंगे डॉट प्रोडक्ट को, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर cos थीटा जुड़ता है। ऐसे ही अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में जाओगे तो क्रॉस में क्या जुड़ता है तो आपको पता होगा sin थीटा जुड़ता है। त्रिविमीय ज्यामिति में आपको पढ़ाया जाता है, या वेक्टर में भी आपको पढ़ाया गया होगा, है ना, सदिश अदिश जो है आप पढ़ते हो 11th क्लास की, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से है, और यहां पर इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह आपका सेकंड नंबर का है, जो कि
वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, यही वाला विकल्प आपका करेक्ट है, इसको सही करिएगा। गा नंबर क्वेश्चन है, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र यहां पर कैसा होगा, एक समान नहीं, परिवर्ती या कुछ कह नहीं सकते, तो यहां पर एक समान, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पर है, ये आपका सही है। ठीक है, पहला वाला विकल्प कर दिएगा। इसके बाद गा नंबर एक प्रश्न यहां पर आपके सामने इस तरीके से दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है। द्रव्यमान क्षति का मतलब क्या होता है, आप सभी पता होगा आपको। क्षति का मतलब नुकसान, यानी कि कमी आना, है ना। तो द्रव्यमान में कमी आएगी तो उसको द्रव्यमान क्षति बोलेंगे। तो यहां पर किसी नाभिकीय अभिक्रिया में कह रहा है कि द्रव्यमान की क्षति जो होती है वह 1.2 ग्राम की होती है। इस अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा कितनी होगी, तो आपके सामने इस तरीके से विकल्प दिया है, जैसे कि एक दिया है 1.08 × 10⁻17 जूल, ऐसे ये दिया है। और इधर दो विकल्प यहां पर दिए गए हैं, जिसमें राइट आंसर कौन सा है, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी यह जो आपका दिया है ना 1.08 × 10⁻14, और यहां पर जे मतलब जूल, है ना, क्योंकि ऊर्जा पूछा है ना, मुक्त ऊर्जा, हाँ ऊर्जा जूल में ही तो आपकी रहेगी। चलिए यहां से आपका पांचवा क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, फोटान होता है तो फोटान क्या होता है, तो यहां पर hν/c। अब देखो यहां पर आपके पास hν/c तो हो गया तीसरा वाला विकल्प। यहां पर h का क्या मतलब है, तो भैया h जो होता है याद रखिएगा, इसे बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। और ये जो आपका न्यू दिखा है इसको बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, क्या होती है, ये आवृत्ति होती है, इसको आवृत्ति बोलते हैं। सी आपकी क्या होती है, प्रकाश की चाल है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो सी क्या है, प्रकाश की चाल है। चलिए इतना समझ लीजिएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव यहां पर दिया गया है 20 कूलाम। अब कूलाम शब्द मतलब ये जुड़ गया ना, तो ये मात्रक किसका होता है, आवेश का होता है। तो हम समझ गए कि ये क्या है, आवेश दिया गया है 20 कूलाम का। एक आवेश 3 × 10⁻³ टेस्ला, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, टेस्ला लग गया, है ना, मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत कार्य यानी किया गया कार्य कितना होगा, तो इसमें आपको सिर्फ टिक करना है। तो इसका राइट आंसर देखो 4 नंबर में आप लगा दीजिएगा 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 रहेगा यहां पर आपका दूसरा वाला। इसके बाद यहां से देखो आपका फिर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला खत्म। दूसरा यहां पर कहता है कि खंड बा जो है वह अति लघु उत्तरीय प्रश्न का रहेगा और इसका भी 1 नंबर मिलेगा आपको, यानी हर प्रश्न 1 नंबर का। तो यहां से स्टार्ट है आपका खंड नंबर बा, इसको बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहां से जितने भी प्रश्न रहेंगे वो अति लघु के रहेंगे। यहां से दूसरा प्रश्न स्टार्ट है, तो आपको पहले इसमें जो है कॉपी पर डाल देना है इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है ना, मतलब टॉपर की तरीके से अगर नंबर चाहिए, आप चाहते हो कि 70 के पूर्णांक में हमारा जो ये 70 नंबर का पेपर है, इसमें कम से कम हमें 60+ नंबर लाने हैं या 65+ लाने हैं, या मैं ज्यादा नहीं कहता हूं कि अगर आप 50 से 55 नंबर भी 70 में स्कोर कर देते हो तो उधर 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का, तो कम से कम 80 या 85 आपका आराम से स्कोर चला जाएगा। तो अगर चाहते हो तो सेम यही तरीका अप्लाई करना जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। चलिए दूसरे का पहला क्वेश्चन जो है वह इस तरीके से दिया है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच रखी है। देखो यहां पर देखना थोड़ा सा, इसका आंसर है, ये डायग्राम सिर्फ इसमें बनाना है। ये देखो आपका क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या है ये, अवतल दर्पण है। इसमें ये आपका मुख्य फोकस है, ये क्या है, पी आपका क्या है, पोल है, यानी कि ध्रुव है। अब कह रहा है कि जो वस्तु है क्वेश्चन के अनुसार वो कह रहा है कि फोकस और ध्रुव के बीच रखी है। तो देखो एफ और पी के यानी कि पोल के बीच ये वस्तु इस प्रकार से खड़ी हुई दिख रही ना, ये वस्तु है रखी है। अब कह रहा है कि किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। तो चलिए ये आपका देखो वस्तु है, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपको दिखाना है, तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, जो कि यहां पर ये इसकी इनकी वस्तु की हाइट जो है ये h1 है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और इसकी हाइट आपकी h2 है। यानी कह सकते हो कि वस्तु से लगभग 2 गुना आकार या मतलब उससे ज्यादा बड़ा आकार का जो है प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए यहां पर h2 ग्रेटर देन h1, यानी कि h2 जो प्रतिबिंब की हाइट है वो ज्यादा है किससे, तो h1 से। इस तरीके से आपको इसका जो है सिर्फ आरेख बनाना है। इसमें 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, इस तरीके से कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति दी गई है 8 × 10⁻14।
एच जेड, ये हर्ज होता है ना, इसको बोलते हैं ना मात्रक आवृत्ति का जो होता है हर्ज, ऐसे। तो ये एच जेड का मतलब हर्ज, ये आवृत्ति दी गई है। पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात करिए, इसमें आपको वर्क फंक्शन निकालना है जिसे बोलते हैं भैया कार्यफलन। चलिए यहाँ से पूर्ण सॉल्यूशन के साथ है, पूरा ध्यान समझना। प्रश्नोत्तर संख्या 2 पहले ऊपर डाल देना है इस तरीके से स्पष्ट तौर पर, ठीक है। देहली आवृत्ति यानी कि न्यू नॉट का वैल्यू दिया है 8 × 10⁻14, जो कि इस क्वेश्चन पेपर में है, हमने कहीं अदर जगह से नहीं लिया है। अब कार्यफलन ज्ञात करना है, इसके लिए फार्मूला लगाइएगा, ये वाला सूत्र है, यहां पर लिख लीजिए। आपका क्या है फार्मूला? न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे मैं प्रोसेस आराम से बता रहा हूं, एकदम आसान सा तरीका है ये। कार्यफलन बराबर यानी कि W = एच न्यू नॉट होता है, जो कि एच का होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का वैल्यू ये है। अब बोलोगे भैया ये वैल्यू कहां से आ गए? देखो, जैसे पेपर आपसे कहता है कि पूरा पेपर 15 मिनट पढ़ना है पहले। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जल्दी से पेपर को हम लोग पढ़ लें, 15 मिनट अच्छे से ना समझें और यार पेपर को कर देते हैं, वरना 3 घंटे में हमारा नहीं हो पाएगा। तो भैया पेपर को जब पूरा पलट के देखोगे तो देखो सबसे लास्ट वाले पेज पर यहां पर ये भौतिक नियतांक करके एक मान दिए रहता है, ठीक है ना। ये मान वही है जो पूरे पेपर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम आपके काम आने वाले हैं। तो एग्जाम में पेपर में शुरू में ही आपको मतलब ये बता दिया जाता है कि पूरा पेपर पढ़ो, इसलिए लास्ट में ये चीज जरूर दी रहेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दिया है सामने, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये दिया है, प्लांक नियतांक का मान देखो हमने उठा के रखा था ना, ये पेपर में पीछे साइड सारे भौतिक नियतांक कांस्टेंट जो वैल्यू रहेंगी वो दी रहेंगी। तो इसलिए पूरा ध्यान से पहले पेपर को पलट दीजिएगा। तो ये यहीं से रखा है और एच न्यू का वैल्यू नॉट का ये वैल्यू हो गया, दोनों को गुणा करा दो। यहां से पूरा कैलकुलेशन करने पर देख सकते हो एक स्टेप का आपका 3.3 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, ये कार्यफलन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खा नंबर क्वेश्चन सॉल्व, सिर्फ फार्मूला लगाना है, वैल्यू को रख देना, सॉल्व हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है बताइए। तो इस तरीके से इसका आंसर यहां पर देना है कि Fe की बंधन ऊर्जा, आयरन बोल रहा है, ठीक है ना, Fe मतलब आयरन की बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। आयरन की औसत बंधन ऊर्जा 8.8 MeV होती है, 8.8, और MeV का मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन गा नंबर तक सॉल्व। अब चलिए घा नंबर पे आते हैं। इधर यहां से देखो अति लघुत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि गा नंबर तक कर लिया, घा अंगा और चा, टोटल 6 क्वेश्चन है यहां पर। तो चलिए घा नंबर देखिए। किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है बताइए। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं शुरुआत में, ध्यान दीजिएगा। तो 1 वाट शक्ति से अभिप्राय भैया बताओ क्या है। तो यहां पर सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल देना है एंड उसके बाद 2 का घा। चलिए, यदि परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, यानी खर्च होती है, व्यय मतलब खर्च होना, तो 1 सेकंड में यानी 1 सेकंड टाइम में 1 जूल ऊर्जा अगर खत्म हो जाती है या व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है, तो विद्युत परिपथ में शक्ति जो है 1 वाट होगी। यानी इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, अगर 1 वाट वैल्यू हमें निकालना है तो 1 जूल बट्टी 1 सेकंड, मतलब 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में उड़ जाए, खर्च हो जाए, वहां पर 1 वाट की शक्ति जो है लगेगी, है ना। तो शक्ति का मात्रक वाट यहां पर, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहां पर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। चलिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसका देखो इस तरीके से थ्योरी भी लिखना है, थोड़ा सा आरेख भी समझाना है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हेडिंग हो जाएगा, इस तरीके से लिखोगे। इसके बाद जिस चुंबकीय क्षेत्र में हर बिंदु पर चुंबकीय बल की तीव्रता और दिशा एक जैसी होती है उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और इसे दर्शाने के लिए समान दूरी पर समांतर रेखाओं का समूह बनाया जाता है। जैसे यहां पर देखो ये रेखा इस तरीके से गई है ना, इधर को एरो दिख रहा है, मतलब इधर को गई है सारी रेखा। अब यहां से उठ करके यहां पर गई बी की तरफ। अब यहां पर देखो इनके बीच की जो आपस में दूरी है वो क्या है, तो समान दूरी है, इसीलिए एक दूसरे के समांतर हैं ये और समान दूरी पर ये जा रहे हैं, इनको बोलेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये आपको इतना जो है इसमें 1 नंबर में बना देना है और थ्योरी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरी का, जिसमें प्रश्न कह रहा है आपसे, यहां पर देखिएगा, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर तथा एमीटर के पाठ्यांक क्रमशः दिए गए हैं 220 वोल्ट और कह रहा है कि 1.4 एम्पियर, यानी कि एमीटर यानी कि धारा मापता है ना, एमीटर है ना, एमीटर क्या मापता है, धारा, तो ये धारा का वैल्यू है, और वोल्ट मीटर विभव मापता है, जो कि ये वैल्यू यहाँ पर विभव का है। अब कह रहा है कि वोल्टता एवं
धारा के वर्ग माध्य मूल मान, यानी इसको बोलते हैं जैसे वोल्टता का निकालना है तो इसको बोलेंगे VRMS, और अगर धारा का निकालना है तो आपका IRMS, है ना। तो ये वोल्टेज और धारा दोनों के लिए हो जाता है। अब इसमें आपको देखो इस तरीके से ज्ञात करना, तो सबसे पहले सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ जो वैल्यू दी गई है उसी को लिख दीजिए। वोल्टता के लिए VRMS हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज का शिखर मान जो हो जाएगा, है ना, रूट मींस स्क्वायर वैल्यू से बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल मान, है ना। तो ये 220 वोल्ट है, क्वेश्चन में दिया था, और धारा के लिए आपका 1.4 एम्पियर की धारा हो जाएगी। इसके बाद आप आ जाओगे यहां से खंड नंबर 7 में, और इसमें कितने नंबर के प्रश्न है तो निर्देश में देख लीजिए। खंड सा के लघुत्तरीय फर्स्ट, यानी पहले प्रकार के, लघुत्तरी 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक आपका लघुत्तरी फर्स्ट है और एक आपका देखो दा में आएगा लघुत्तरी सेकंड। तो फर्स्ट जो होता है वो 2 अंक वाले क्वेश्चन है अब, ठीक है ना। तो यहां से जो भी प्रश्न अब पूछे जाएंगे वो सारे 2 नंबर के रहेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, यहां पर प्रश्न संख्या क्या है, ये 3 है, प्रश्न संख्या 3 है, और इसमें का खा गा घा करके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको आना है 3 में और इस तरीके से डाल देना है यहां पर 3 ऐसे। अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मैं थोड़ा सा इसको डीप में नहीं जाऊंगा, सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट करवा सकता हूं, और बाकी आपको मैं कई बार बता दिया हूं। देखो पहले चैप्टर से क्वेश्चन है, कह रहा है प्रश्न कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत उत्पन्न विभव, यानी विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। अक्षीय रेखा पर यानी अक्षीय स्थिति पे बोल सकते हो, है ना, और निरक्षीय में विभव तो शून्य हो जाता है। तो इसमें देखो इस तरीके से आप डायग्राम बना लीजिएगा, और बाकी आप लोग समझ सकते हो ये पहले ही चैप्टर से, मतलब शुरुआत का ही पहली ही बुक का आपका ये डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन देख सकते हो, 2 नंबर के लिए आया है ना। मैंने दिखा भी दिया कि भाई कितने नंबर में कौन सा प्रश्न आ सकता है, कैसे आते हैं। तो 2 नंबर का है, इस तरीके से डायग्राम बनाइएगा पूरा। यहाँ पर द्विध्रुव ये हो गया Q1 Q2 सॉरी -Q + Q का, और इनके बीच की दूरी आपकी 2L है, और बीच में एक पॉइंट क्या है O है। फिर इसके बाद यहाँ पर O से लेकर के P बिंदु एक दूरी माना है यहाँ पर, है ना, कोई बिंदु मतलब P है, और जहाँ पर आपको यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। इस तरीके से आप इसको निकालोगे, पहले संलग्न क्षेत्र के अनुसार बिंदु P पर, तो पहले इस पर +Q के कारण विभव निकालोगे तो ये प्लस का रहेगा, और फिर एक बार -Q के कारण निकालोगे तो ये माइनस है, इसलिए यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव चिन्ह लग जाएगा, है ना। और फिर B1 B2 जो दोनों का निकला है, इसका दोनों का परिणामी ज्ञात करना है। तो जब परिणामी ज्ञात करोगे तो इस तरीके से आपका नेट विभव निकलेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा नेट विभव जो है दोनों का परिणामी। तो V1 + V2 दोनों को ऐड करेंगे। अब जब दोनों को आप ऐड करोगे तो V1 का वैल्यू और V2 का वैल्यू दोनों को रखोगे। अब देखो V2 के वैल्यू में आपको पहले ही पता है कि -Q के कारण निकला था विभव, तो इसमें माइनस चिन्ह था, इसलिए इस प्लस को ये माइनस कर दिया यहाँ पर। अब बाकी इसके बाद इन दोनों से कॉमन जो हो रहा है उसको कॉमन कर लिया है, बाकी बीच में एलसीएम करा के यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया। हर एक स्टेप आप लोग समझ सकते हो, सिर्फ यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन है ना। तो बहुत ईजी है, यहाँ पर हम लोग टाइम बेकार में ही वेस्ट करें तो कोई मतलब होगा नहीं। सिर्फ इसका आंसर जो है वो इस तरीके से आएगा, V का नेट विभव 1/4πε0 P/r², है ना। यहाँ पर जो भी चीजें जिसको नगण्य दिखाना है, जो द्विध्रुव का वैल्यू P का बराबर यहाँ पर होता है ना, Q × 2L द्विध्रुव के लिए, तो ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि यार ये तो आप लोग पहले भी कर चुके हो, बहुत ईजी रहता है ये, ठीक है। तो सोल्यूशन है ऑलरेडी मैंने कर दिया, 2 नंबर का ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियों को बताइए। चलिए ट्रांसफार्मर का भाई सिद्धांत जानते हैं कि आखिरकार ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसमें हानि के बारे में भी समझना है। देखो इस तरीके से आप डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 और इसका 3 का खा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है पहले वो देखना है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। और अन्योन्य प्रेरण के बारे में बात करें तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में बदलाव होता है तो पास में मौजूद, जैसे मैं बताऊं, यहां पर मान लीजिए लाइकेज आपके पास यहां पर एक ये कुंडली है, ठीक है, एक ये कुंडली है, और इसी के पास एक दूसरी कोई कुंडली यहां पर आपकी रखी हुई है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ना ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती है, एक आपकी प्राइमरी प्राथमिक कुंडली, एक सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली। तो अब ये ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करता है कि जो मतलब जैसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर में तो किसी में प्राथमिक में ज्यादा फेरे होते हैं, किसी में द्वितीयक में फेरे ज्यादा होते हैं, है ना। तो वो आपको डीप में थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में एक वीडियो मैंने डाला है, तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आना फिक्स है। या तो इससे देखो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा, है ना, न्यूमेरिकल, या तो आपका थ्योरी, है ना, लेकिन क्वेश्चन आना 101% फिक्स नहीं, 110% भी बोलूं तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल आएगा इससे प्रश्न। तो चलिए अन्योन्य प्रेरण के बारे में जानते हैं। जब किसी कुंडली में धारा के मान में बदलाव होता है तो पास मौजूद यानी पास में स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा पैदा हो जाती है, और इसे अन्योन्य प्रेरण ही कहते हैं। इससे होने वाली 2 हानियों की बात करें तो एक होती है ताम्र हानि, एक होती है भंवर धारा में हानि। ताम्र हानि क्या है देख लीजिए,
जब ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो उनके तारों के प्रतिरोध में उष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय होती है, इसको बोलते हैं ताम्र हानि, है ना। और इसके बाद भंवर धारा में हानि क्या होती है, तो इसमें देखिएगा ट्रांसफार्मर की कोण में भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण कुछ ऊर्जा का क्षय उष्मा में हो जाता है, इसको बोलते हैं भंवर धारा हानि, है ना। तो दोनों को समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन को है जो है आपका पूरा एक पेज में खत्म और 2 नंबर का ये प्रश्न है। चलिए इसके बाद हमारा यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए ना, का नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण या आपतित किरण, है ना, ये प्रिज्म आपके सामने देखो इस तरीके का एक डायग्राम दिखाया है, ठीक है। ऐसे मतलब डायग्राम वाले भी क्वेश्चन देखो फिजिक्स में आते हैं, ध्यान समझिएगा हर एक प्रश्न। आज का ये वीडियो जो है ना, समझ सकते हो कि जिन बच्चों को फिजिक्स में अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, अगर मेरे द्वारा बताया गया तरीका ही सिर्फ समझ लेंगे तो भैया आपका ना काम हो जाएगा, ये समझ के चलो। तो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और ये जो मॉडल पेपर है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सेट करके बनाया गया है, मतलब समझ सकते हो जैसे 2024 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पिछले जो 23 में 22 में भी कुछ रिपीट हुए क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने लिया है ना। तो अब इसका लेवल समझना, पहले ये देखना कि आखिरकार इसके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हैं, बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं ये, ठीक है ना। तो मतलब समझ जाओगे खुद ही कि भाई क्वेश्चन आखिरकार कैसे सेट होते हैं, हमने तैयारी कैसी की है। तो आज का वीडियो आपका फिजिक्स का मतलब एग्जाम का एकदम समझ में आ जाएगा कैसा पैटर्न आता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। इस प्रश्न में देखिए निर्गत किरण प्रदर्शित की गई, यहाँ पर ये आपकी एक मतलब किरण आई है, ठीक है ना, जो आपका प्रिज्म के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और प्रिज्म का यहाँ पर जो बी कोण है ना वो कितना है, 45 डिग्री है। तो क्रांतिक कोण अगर कह रहे हैं 45 डिग्री है, तब आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है कि आखिरकार कितना होगा। तो चलिएगा यहाँ से आ जाते हैं, इसका सोल्यूशन इस प्रकार से करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालिएगा और जहां पर क्वेश्चन में डायग्राम होगा वहां पर आपको डायग्राम जरूर बनाना है, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो चाहे बायोलॉजी का पेपर हो, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम होते हैं, फिजिक्स में भी डायग्राम होते हैं और केमिस्ट्री में भी जैसे प्रयोगशाला विधियां आ जाएंगी तो वहां पर डायग्राम होते हैं। तो इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, इन 3 सब्जेक्टों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जितने भी पीसीबी वाले छात्र हैं ध्यान दीजिएगा। बाकी मैथ वालों को तो पता है भाई, अपना तो वो डायग्राम बनाते हैं और उनको अच्छे से पता भी है कि भाई ये तो नॉर्मल चीजें हैं ना। तो डायग्राम बनाइएगा। अब देखो यहां से आपके पास क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण 45 डिग्री दिया है और ये आपकी आपतित किरण है, यहां से निर्गत किरण एक जाती है जब प्रिज्म में टकरा जाएगी। यहां पर ए बी सी करके एंगल दर्शाए गए हैं और इसमें सी का मान दिया है 45 अंश। तो अपवर्तनांक ज्ञात करना, तो एक फार्मूला होता है क्रांतिक कोण के लिए, अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर 1/sin का। ये फार्मूला सिंपल है, सूत्र आप लोग इसको लगा लीजिएगा, यहां पर ये सूत्र है इस तरीके से। अब देखो n बराबर साइन सी, अब सी का ये वैल्यू दिया है 45 अंश, तो साइन 45 का मान 1/√2 और इसको देखोगे तो 1 के बटे में 1/√2 है। √2 जो है ऊपर पलटेगा तो सिर्फ बचेगा √2 और इसका मान कितना होता है 1.414, है ना, 1.41 इतना ही लिख देना। तो n का ये मान हो जाएगा, मतलब अपवर्तनांक का वैल्यू निकल आया। इतना ही करना है इसमें, बस सिंपल सा 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास यहां पर दिया है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करिए, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है और धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय, फ्लक्स से यहां पर कर अभिप्राय लिखा है ना, इसको काट दो, क्या अभिप्राय है। कुछ मिस्टेक हो जाते हैं ना थोड़ा सा, तो इतना मुझे माफ कर देना, क्योंकि यार मैं खुद से बहुत सारी चीजों को मतलब इतना ज्यादा यार सोल्यूशन करना खुद से लिखना, और मैं बता दूं लिटरली भाई अकेले सारी चीजें मैं करता हूं, अकेले खुद, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को अगर हम काम देंगे तो यार वो इतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, सारी चीजों को बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे करो, तो वो सब नहीं हो पाता। हम समझते हैं कि भाई स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा, है ना। पिछले मैं बता दूं कि 3 से 4 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके सामने मैं पूरा यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करने में लगा देता हूं। तो यार खुद से करता हूं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक आप समझ जाया करो, है ना। तो यहां पर देखो इसमें विद्युत फ्लक्स के बारे में 3 के घा में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, पहला ही चैप्टर आप जानते हो। अब यहां पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन, इसी में कह रहा था कि धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का आखिरकार क्या होते हैं। तो देख लीजिएगा, धनात्मक फ्लक्स से अभिप्राय होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, क्षेत्र से बाहर की ओर जा रही हैं, और अगर ऋणात्मक की बात करेंगे तो बाहर से अंदर की ओर, क्षेत्र की ओर आती हैं रेखाएं। ये होता है धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स के बारे में कुछ कॉमन चीजें।
इसके बाद यहां से आप आ जाओगे दूसरे खंड नंबर दा में, और ये लघुत्तरीय टाइप का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। पहले टाइप के में 2 नंबर के क्वेश्चन थे, और सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 नंबर वाले प्रश्न यहां पर आएंगे, ठीक है ना। यानी कि टोटल आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा अब, ठीक है ना, खंड नंबर दा में। चलिए ये रहा, तो यहां से आपका स्टार्ट है खंड दा, और यहां पर है चौथा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। चलिए तो प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं यहां से। अब ये रहा प्रश्न संख्या 4, और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पहला बनाया गया है, जो कि देखने में लग रहा है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सोल्यूशन एकदम छोटा है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 एवं I2 ये तीव्रताएं हैं। क्या हैं? तीव्रताएं हैं, प्रकाश की तीव्रताएं। I1 एवं I2 तीव्रता की 2 प्रकाश तरंगे संचारित होती हैं, मतलब कि गमन करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। संचारित होने का मतलब यही होता है। तो क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता अगर I1 प्लस I2 है, दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या तरंगे कला संबद्ध हैं? और इन व्यतिकरण पर, इन पर क्या है? व्यतिकरण हो रहा है। व्यतिकरण और विवर्तन पढ़े होंगे आप लोग, तो व्यतिकरण क्या इन पर हो रहा है? यदि कला संबद्ध हो तो परिणामी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का मान क्या होगा? चलिए यहां से क्वेश्चन 4 का नंबर क्वेश्चन, और कितने नंबर का प्रश्न है? 3 नंबर के सारे क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है, 3 मार्क्स के। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इतना लिख देना है, दोनों तरंगे कला संबद्ध नहीं है ना, और इनमें व्यतिकरण नहीं हो रहा है। तो I मैक्सिमम का जो वैल्यू रहेगा, यानी अधिकतम जो तीव्रता यहां पर बोला है ना, अधिकतम और न्यूनतम, तो जो I मैक्सिमम होगा यानी अधिकतम होगा, वह इस तरीके से व्यक्त किया जाता है, I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2I1 प्लस अंडर रूट के अंदर 2I1 इंटू I2, है ना। देखो इसमें थोड़ा सा प्रूफ करने वाला चीज है ना, तो इस प्रश्न को देख लेना, मैं हिंट्स के तौर पर ये प्रश्न आपको दे रहा हूं, है ना। आंसर इसका इतना आएगा, है ना, और इसको थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए आप लोग एक बार कैलकुलेशन को एक बार बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को मिला लो, यहां से प्रश्न बनेगा एक व्यतिकरण के लिए, या फ्रिंज की चौड़ाई भी काफी बार मतलब पूछा गया प्रश्न है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और देखो मिनिमम में सिर्फ कितना फर्क है, तो प्लस की जगह पर माइनस, बाकी सारी वैल्यू सेम है। इस तरीके से ये प्रश्न आपका 3 नंबर के लिए पूछा जाता है ना। यहां से तीव्रता, व्यतिकरण से, विवर्तन से, व्यतिकरण ज्यादा है और इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि भाई व्यतिकरण क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तें बताइए, तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं खा नंबर में, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से या प्रयोग के निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए। यानी रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए उसको बताना है। फिर कह रहा है कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का अल्फा कण किसी नाभिक परमाणु क्रमांक जिसका है 70 नंबर परमाणु क्रमांक पर जो एलिमेंट आएगा उस पर क्या होता है? अल्फा कण किसी नाभिक में जो है प्रकीर्णित किया जाता है। यानी कि इसके जो 70 नंबर पर आता है उस पर जो है प्रकीर्णित किया जाता है, तो नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है बताइए। तो देखो इसमें आपको पहले बताना है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का निष्कर्ष इस तरीके से। यहाँ पर 2 कक्षा नहीं है यार, ये चौथा चल रहा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर दीजिएगा 4, 1 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग ब्लैक पेन से इसको कर देते हैं 4 का खा। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष पर पहला देखिए पॉइंट वाइज है, तो परमाणु के भीतर का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, ये निष्कर्ष मिला। क्योंकि इन्होंने इस प्रकार से निष्कर्ष प्राप्त किया था ना, एक प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई इन्होंने देखा था कि ये हमारे पास कोई परमाणु है ऐसा, इसमें अल्फा कणों की इन्होंने बमबारी कराया था ऐसे, और इन्होंने ये देखा था कि जैसे कोई अल्फा कण जो है नाभिक के पास जा रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बीच में कोई ऐसा पार्ट है कि वो मतलब इससे टकरा करके पुनः इसी दिशा में जा रहे हैं। कोई भाई साहब इस दिशा से निकल करके इधर की ओर चला जा रहा है, कोई इधर से जा करके इधर जा रहा है, कोई भाई साहब इधर से इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है। तो मतलब ये बीच वाले में ज़्यादा कठोर कोई पदार्थ था, ये जो है निष्कर्ष निकला था, और यहाँ से वो निकल नहीं पा रहे थे। तो वही चीज़ें बताई गई। परमाणु के केंद्र पर एक छोटा धनात्मक आवेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में ही परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। इस प्रकार से निष्कर्ष इन्होंने बताया। और एक इन्होंने बताया कि भाई नाभिक में धनावेशित या धन आवेश की मात्रा परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश की मात्रा के कुल बराबर होती है, यानी जितना धनावेश उतना ही ऋण आवेश। इसके बाद देखो एक अगला निष्कर्ष था कि परमाणु के केंद्र में भारी द्रव्यमान बड़े पैमाने पर अल्फा कणों के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसी में पूछा है कि अगर
70 नंबर का परमाणु क्रमांक यहाँ पर, तो देखो Z बराबर 70 है। अब यहाँ पर आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है, तो K बराबर ये हो जाएगा। और इसमें आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का, इसी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ पर चेंज करोगे आप लोग, तो ये आपका ऊर्जा जो है जूल में आएगी। यहाँ पर देखो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखो ये दिया है आपके पास कितना, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 eV। इसको अगर जूल में चेंज करोगे तो देखो ये कितना लिख सकते हो, इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हो इसको eV में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चेंज करना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 1.6 इंटू 10 के पावर किसका, 19 का, माइनस का। तो इससे देखो 19 से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर 17 बचेगा, तो 1.6 इंटू 10 के पावर कितना, 17 बच जाएगा ये। तो इसलिए आपका ये माइनस का यहाँ पर 19 है ना, माइनस का ही 17 बचेगा, तो इसलिए आपका ये जूल में चेंज होगा। तो यहीं पर ये वैल्यू को लिख दिया गया इस प्रकार से, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओ, इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपको सूत्र लगाना है। सूत्र जो होता है रेडियस के लिए आपको इस प्रकार से निकालना है यहाँ पर। तो आप करोगे क्या, R = 1/4πε0 2ZE² इंटू अपॉन में K, इंटू में क्या है E² है और बटे में क्या है K है। अब देखो यहां से सारी वैल्यू को रख देना है। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ इसको याद कर लो, है ना। इसके बाद 2 आपका 2 रहेगा, Z आपका 70 हो जाएगा, और E आपका इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है तो कितना होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, बटे में के एनर्जी आपकी ये रखी है तो आपको इसको रख देना है। और इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे, घातों को घटा बढ़ा करके लास्ट में आपका R का मान आ जाएगा 2.02 इंटू 10⁻⁻9 जो कि मीटर में है। इस तरीके से आ जाएगा ये रेडियस। अब इसके बाद यहां से ये क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर देते हैं, इतना करना है। फिर एक प्रश्न है, स्थिर विद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए। गॉस का प्रमेय पूछा गया है, 3 नंबर का प्रश्न है। और इसी में प्रूफ करने के लिए तो 1 नंबर मिलेगा देखो गॉस की प्रमेय करने का, और यहाँ से इधर का जो आपका तीव्रता ज्ञात करना है इसका 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से 2 + 1 मतलब कि 3 नंबर तब जाके मिलता है। तो आगे क्वेश्चन इसी में जुड़ा है कि किसी अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। देखो क्वेश्चन कितना मजेदार है, मतलब कि भाई आपका इसी में देखो प्रूफ करने के लिए पूछ लिया। यूपी बोर्ड की खास बात मैं यही बता रहा हूँ, यूपी बोर्ड के पेपर में जितने भी प्रश्न सेट होते हैं उनमें मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी एक क्वेश्चन, अब मैं अगर बात करूं यहीं पर एमपी बोर्ड की, बिहार बोर्ड की, अदर स्टेट बोर्ड की, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इजी टाइप से पूछता है। लेकिन हमारा यूपी बोर्ड जो है ना भाई साहब बच्चों की जान ही ले लेता है। तो चलिए मैं बताता हूं कैसे करना है। इसमें आपको भाई सबसे पहले गॉस की प्रमेय बता देनी है। इस तरीके से लिखोगे तो 1 नंबर इस सूत्र का और इस परिभाषा का। जैसे स्थिर विद्युतिकी में गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो कि φE है उस पृष्ठ द्वारा परिच्छेद का कुल आवेश का कितना होता है 1/ε0 गुना होता है। तो φE = Q/ε0 ये हो जाएगा आपका गॉस की प्रमेय। अब इसमें आगे जो प्रश्न आपको प्रूव करने को बोल रहा है इसी का, ये किसी अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो इस तरीके से आएगी, E = σ/2ε0। तो इसको प्रूफ करोगे जब तो यहां पर 2 नंबर इसका मिलेगा। अब समझो कितना बड़ा डेरिवेशन और नंबर कितना, 2 नंबर। तो इसलिए थोड़ा सा यार सावधानी से पेपर और टाइमिंग का ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इतना भी आसान नहीं आता और इतना भी हार्ड नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो कि भाई जो अच्छे नंबर लाने का सपना है वो सपना ही रह जाए। और मैं ये तो कहूँगा यार फेल कोई नहीं होगा, मतलब फेल नहीं होगा, पास कराने की गारंटी है। लेकिन यार अच्छे नंबर चाहिए तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, मतलब स्पीड समझ रहे हो, अपनी राइटिंग की, लिखने की, ऐसा मतलब आराम से क्वेश्चन को सॉल्व मत करते रहना। वहां पर टाइम मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, और एक आपका सब्जेक्ट हिंदी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, शुरू का पेपर रहता है ना पहले दिन। तो इनमें थोड़ा सा मतलब जल्दी आपको करना है, राइटिंग भी ना बिगड़े और उतना ज्यादा मतलब ये भी नहीं कि कॉपी को सजाते रहो, जल्दी आपको पूरा सॉल्व करते जाना है। देखो घ नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है बताना है। फिर कह रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा x वेक्टर x के समांतर है, तो तरंग संचरण की दिशा क्या होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलाम तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वेक्टर ई का है समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले क्या करते हैं भाई, यहां पर निकालते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति। तो चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 पहले पेज पर डाल देना है शुरू में, और यहां से लिखना है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है। अगर किसी अनुप्रस्थ होती है तरंग की प्रकृति, ठीक है ना, किसकी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की। अगर किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण x अक्ष के समांतर है तो उसका संचरण x अक्ष के अनुदिश होगा। किसका होगा, अनुदिश ही होगा। अब देखो इसमें वैल्यू क्या क्या दी गई है लास्ट में,
जो देखो इसी में पहले ये पूछ लिया और इसी में न्यूमेरिकल भी सटा दिया। मतलब हर एक प्रश्न में जो लॉन्ग वाले प्रश्न रहेंगे सभी प्रश्नों में आपको ऐसा अटैच क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अभी सारे में क्वेश्चन आपको दिखा भी देता हूं। तो यहां पर ये दिया है न्यूटन प्रति कूलम। ये न्यूटन प्रति कूलम क्या है भाई? ई बराबर आपका फार्मूला होता है एफ बटे क्यू। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसी से मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग मात्रक देखकर भी वैल्यू समझ जाया करो, ठीक है ना। तो ये ई है ना 120, ये दिया है न्यूटन प्रति कूलम। वोल्टेज यहाँ पर सॉरी ये आवृत्ति है तो इसको न्यू पढ़िएगा, ठीक है ना, न्यू ऐसे। अब यहाँ पर ये है एम एच जेड में है ना, मेगा हर्ज में, तो इसको आप हर्ज में चेंज करोगे तो 10⁻7 इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, ये हर्ज में हो जाएगा। और कोणीय आवृत्ति यहाँ पर देखो, अब इससे अब हम लोग निकालते हैं समीकरण। यहाँ पर ओमेगा कोणीय आवृत्ति बराबर फार्मूला होता है, ये क्या है, सूत्र है, रखा है, याद रखना, ये सूत्र है। ओमेगा इक्वल टू 2 भी है ना, और यहाँ पर भी क्या है, वही आवृत्ति जो दी गई है। तो इससे आप ओमेगा निकाल सकते हो यहाँ से 2 और पाई का मान 3.14 और ये आपका आवृत्ति का वैल्यू यहाँ से रख दोगे तो ये आपका कुल मिलाकर जो कैलकुलेशन है 3.14 × 10⁻8 रेडियन में आएगा कोणीय आवृत्ति, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से के का वैल्यू निकालोगे तो के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। इससे देखोगे लैम्डा बराबर सी बटे भी होता है फार्मूला। तो हर जगह पर हर एक स्टेप पर यहाँ पर सिर्फ फार्मूला लगा है, तो समझते जाना। अब देखो सी बटे भी, जो भी है वो पुनः से आवृत्ति है, तो v पुनः से क्या होगा, c के बटे में, तो ऊपर जाएगा पलट के, तो 2 पाई के इनटू में चला जाएगा। अब ये बना तो देखो 2 पाई भी आपका पुनः ओमेगा है, ओमेगा पुनः से इसकी जगह पर रख देंगे और ओमेगा का वैल्यू हमने ऊपर जस्ट निकाल रखा है, तो ओमेगा की जगह पर इस वैल्यू को रख देंगे, c की जगह पर प्रकाश की चाल है तो यहाँ पर प्रकाश की चाल रख देंगे, तो k का मान आ जाएगा इस तरीके से 1.08 क्या है ये, इसका मात्रक ये कोणीय आवृत्ति का रेडियन है, रेडियन मीटर में आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ से रेडियन प्रति मीटर हो जाएगा और यहाँ से समीकरण ज्ञात करना है, ये आपका विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का समीकरण। तो इस तरीके से E बराबर E0 sin ओमेगा t माइनस kx होता है। अब E0 का वैल्यू यहाँ पर ये रह जाएगा 120 है ना, साइन ओमेगा का वैल्यू आपके पास कितना है, ये निकाल के रखे हैं तो इसको रख देना, और t जो है वो आपका t ही रहेगा यहाँ पर, k जो है वो आपका इतना निकला है यहाँ पर कितना, ये 1.08, तो इसको k की जगह पर रख देना और x आपका x रहेगा, तो वोल्ट प्रति मीटर में ये समीकरण हो जाएगा। इसी समीकरण को ज्ञात करने के लिए आपको k और ओमेगा की 2 वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व होगा। अब यहाँ से आपको आगे के क्वेश्चनों पर जाना है। देखो अंगा नंबर का एक प्रश्न यहाँ पर दिया है, इधर एक प्रश्न दिया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा धारा तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति पर निर्भरता को समझाइए। तो इसमें देखो यहां से आपको कर देना है, इधर ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अंगा नंबर, आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होती है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपतित प्रकाश की आवृत्ति आपका E के इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट होता है, और इसमें आपको लिखना है आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और जैसे आवृत्ति घटेगी तो वो मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप आ जाओगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से दिया गया है, 5वां, ठीक है। और 5वां प्रश्न के जो जितने भी क्वेश्चन है ये भी सारे 3 नंबर के रहेंगे, ठीक है। कितने नंबर वाले क्वेश्चन है ये, 3 नंबर वाले। तो यहां पर दिया गया है कि चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की गुणात्मक व्याख्या कीजिए और दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, परिपथ में धारा का अधिकतम मान क्या होगा। इस तरीके से एक आपको ये डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं, ऐसे थोड़ा सा देखिएगा। अब मैं थोड़ा समझाता हूं। देखो यहां पर कैपिटल R लिखा है, ये प्रतिरोध है, ठीक है। इसमें देखोगे तो E है, ये जो कि विद्युत वाहक बल है, यहां पर E है, यहां पर E है, और बाकी ये जो रेजिस्टेंस लगे छोटे छोटे ये आपके स्मॉल r दिखाए गए हैं। स्मॉल r का मतलब है कि भाई आंतरिक प्रतिरोध है ये। अब इसमें आंतरिक प्रतिरोध और ये आपका क्या है, बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल R। अब इसमें कह रहा है कि चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की गुणात्मक व्याख्या करो और दिए गए जो परिपथ है यानी कि ये जो दिया गया परिपथ है इसमें धारा का मान ज्ञात करना है, यानी I का मान ज्ञात करना है। फिर परिपथ में धारा का अधिकतम मान कितना होगा ये भी बताना है। चलिए यहां पर देखिए, पहले तो चालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से होता है, इस तरीके से लिखना है। तापमान बढ़ने के साथ साथ
चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है और इससे इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनों की गति के विरोध में विरोध को क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब ज्यादा करता है विरोध को, है ना, रुकावट को, और इसलिए चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। भाई रुकावट बढ़ेगी, जैसे मान लो कोई चालक है इस तरीके से, और इस चालक में धारा के मार्ग में जो बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, उसी को तो प्रतिरोध बोलते हैं। धारा के मार्ग में जो रुकावट आएगी उसको प्रतिरोध बोलते हैं। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट बढ़ेगी, तो भाई प्रतिरोध अपने आप बढ़ जाएगा। वही चीज यहाँ पर दिखाना है। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको नोट्स चाहिए भाई, फिजिक्स का कंप्लीट नोट्स आप चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग फिजिक्स के लिए एक नंबर है हमारे पास 9511470534, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आप ओनली एक सब्जेक्ट का लोगे तो आपको 49 रुपए पर एक विषय का मिल जाएगा। ठीक है, 49 रुपए में ओनली फिजिक्स का नोट्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में अनसॉल्व सेट प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। तो अगर ऑल सब्जेक्ट लोगे सारे विषय तो 99 में, और एक विषय लोगे तो 49 रुपए में आपको एक विषय का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिसके लिए हमारे पास ये नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9511470534। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग यहां से परचेस कर सकते हो। चलिए अब यहाँ से भाई, इसके बाद इसमें आपको यहाँ पर कह रहा है कि परिपथ में कुल धारा विद्युत भागबल E3E, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 जगह पर दिख रहा होगा, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 जगह पर है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से 3E कर दोगे। परिपथ में कुल प्रतिरोध R+3R है, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आपके ये भी देखो, यहाँ पर 3R छोटे छोटे से है ना, तो मतलब आंतरिक प्रतिरोध और कुल प्रतिरोध यानी बाह्य प्रतिरोध दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर 3R ये हो जाएंगे ऊपर वाले और एक नीचे वाला, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। परिपथ में धारा की बात करेंगे तो I बराबर आपका धारा बराबर क्या होता है ना, धारा बराबर आपका होता है V/R, है ना। I बराबर V/R, ओम का नियम जहां पर अगर हम यूज करें तो इस तरीके से 3E ये विद्युत भागबल हो जाएगा या विभव, है ना, और R आपका प्रतिरोध, तो पूरा का पूरा जोड़ के लिखेंगे तो बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको लिख देना है यदि कैपिटल R इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन R, स्मॉल r, यानी कि इससे ये बड़ा है ना, तो ये जो स्मॉल r है ये शून्य हो जाएगा। जब शून्य दिखा देंगे तो यहाँ पर केवल r बचेगा, तो 3R बटे कैपिटल R मैक्सिमम के लिए होगा, और ये आपको इस तरीके से इसमें लिख देना है। अब यहाँ पर आपको आना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न इसी में दिया है, किसी नंबर, किसी अवयव धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सवर्ट का नियम लिखिए। बायो-सवर्ट का नियम कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। सिर्फ आपको नियम बताना है तो आप इसको करिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ऐड है तो लॉन्ग एक्सप्लेन नहीं करना। अगर देखो 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो फिर उसमें छोटा सा पहले सूत्र लिख देना है इस तरीके से, ये जो कि डेल्टा V = μ0/4 पाई IDL या डेल्टा L sin θ बटे R², बायो-सवर्ट का नियम हो गया। और इसके बाद यहाँ पर इसी में देखो न्यूमेरिकल ऐड है इतना, है ना। तो जब न्यूमेरिकल जुड़ गया तो भाई आपको 2 नंबर इस न्यूमेरिकल का मिलेगा और 1 नंबर सिर्फ फार्मूला लिखने का, नहीं कि बायो-सवर्ट का। तो इतना कर देना। फिर इसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल में वैल्यू क्या क्या दी है, यहाँ पर है, कह रहा है कि डेल्टा x I कैप मूल बिंदु पर स्थित है। अवयव में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। अवयव के कारण y अक्ष पर 0.5 मीटर दूर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, जिसमें डेल्टा x बराबर 1 हो, है ना। तो 1 रखना है। ये वैल्यू सारी दी गई हैं। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से डेल्टा V यानी कि इस फार्मूले में रख करके वैल्यू को रखोगे तो आपका इस तरीके से वैल्यू निकल के यहाँ पर आ जाएगा 4 × 10⁸ टेस्ला। सारी वैल्यू रखी गई हैं, आपको बस यहाँ पर मान को रख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आओगे आप, इसी के अथवा में एक प्रश्न यहाँ पर आपको देखो इस तरीके से दिया रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन को इस तरीके से करते जाना है। अब यहाँ पर देखो गा नंबर क्वेश्चन जैसे ये एक दिया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसी के अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे एक दिया है, अथवा यहाँ पर लगा हुआ है, स्वप्रेरण अन्योन्य की घटना को समझाइए, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य की मात्रा को लिखिए। तो देख सकते हो स्वप्रेरण को, इसको क्या ही पढ़ना, थ्योरी का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। स्वप्रेरण हो गया इधर का और इधर अन्योन्य, और दोनों का मात्रक हिंदी होता है, आपको पता है। इस तरीके से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। यहां से गा नंबर हो गया। घा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन उत्सर्जन का अवशोषण वर्क्रम प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन में आपको डायरेक्ट यहां पर दिखा देता हूं।
इस तरीके से आपको लिखना है। और हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से आरेख बनेगा और यहाँ पर थ्योरी इस तरीके से लिखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रम के बाद जब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बारी आएगी तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख दीजिएगा और इस डायग्राम को ऐसे बना देना, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है तो इसमें मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इतना लिखना पड़ेगा और ये डायग्राम जरूरी है बनाना। तो मतलब पेंसिल से बना सकते हो या ब्लैक पेन से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कलरफुल पेन यूज मत करना, जैसे कोई बच्चा है कि रेड पेन यूज करने लगता है ना, तो ऐसा कुछ हाइलाइटर वगैरह कुछ भी वहां पर कॉपी पर नहीं चलाना। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 के घा का क्वेश्चन। इसके बाद 5 के अंगा नंबर में एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि कह रहा है कि दे ब्रॉगली के द्रव्यों की परिकल्पना करिए या समझाइए, परिकल्पना समझाइए। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 6.7 × 10⁻⁻21 जूल है। इससे संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो इस तरीके से आपको पहले दे ब्रॉगली द्रव्य तरंगों की परिकल्पना कुछ इस तरीके से आप पहले थ्योरी समझाओगे। उसके बाद ये फार्मूला होता है, फार्मूले में आपको पता है कि H क्या है, P क्या है जो संवेग है ना, M क्या है द्रव्यमान है कण का, इस तरीके से ये फार्मूला होगा। और इसके बाद यहाँ से आपको ये वैल्यू दी गई है, इन वैल्यू के अनुसार यहाँ से इस फार्मूले में रख के ये आपको तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान ज्ञात करना, जो कि कुछ इस तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है। ऐसे कर दोगे और यहाँ से आप आ जाओगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 है। छठवां क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर देखो कह रहा है इस तरीके से, खंड नंबर यहाँ से या है स्टार्ट है और खंड या के जो क्वेश्चन है देखो ये सारे विस्तृत उत्तरी होते हैं दीर्घ के, और यहाँ से ये प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर वाला है, ठीक है। कितने नंबर के क्वेश्चन में आ चुके हैं? 5 नंबर वाले। और इसमें आपका कह रहा है कि इस खंड के सभी चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया, मतलब कि जितने भी विस्तृत उत्तरी प्रश्न आएंगे आंतरिक विकल्प का चयन मतलब अथवा सभी में रहेगा। तो जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। ऐसे प्रश्न आपको दिए गए हैं, चयन में केवल एक ही प्रश्न को करना है, ऐसे भी यही बताया है। तो यहां पर देखोगे तो भाई एम्पियर का परिपथी नियम पूछा है, इस तरीके से आप थ्योरी में परिभाषा दोगे और एक डायग्राम बना करके इस तरीके से इसको प्रूव करोगे। इसके बाद इधर के अथवा में एक प्रश्न दिया है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, कहां से? पीएन संधि डाउट के देखो अर्ध तरंग दृष्टिकारी और एक इसमें होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसको जरूर पढ़ लेना। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग, इन दो में से एक प्रश्न इस बार भी आएगा, 100% इसकी गारंटी है, ठीक है। आएगा लास्ट चैप्टर से यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इधर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो, है ना। लॉन्ग के क्वेश्चन है तो देख सकते हो कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग वाले कैसे आते हैं। ये 7वां है, इसका अथवा क्वेश्चन ये आपके पास यहाँ पर लगा हुआ है। और 8वां प्रश्न संधारित्र से है और इसी के अथवा में एक प्रश्न यहाँ पर ये दिया है जो कि इस प्रकार से डायग्राम है मीटर व्हिटस्नो सेतु का। 9वां प्रश्न ये इस तरीके से एक डायग्राम यहाँ पर है और इसी के अथवा में आपका ये प्रश्न। यहाँ से पूरा जो पेपर वह समाप्त होता है और लास्ट में वही भौतिक नियतांक में आ जाएंगे। इस तरीके से मैंने बताया कि भाई फिजिक्स की पूरी कॉपी को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हो अगर आप लोग यही तरीका अप्लाई करके करते हो। क्योंकि भाई 70 में 70 मतलब इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, लगभग बहुत सारे छात्र लाते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग 70 में 70 नहीं लाओगे तो कम से कम यार 60 प्लस का मतलब टारगेट बना के चलना। अगर 60 इधर आ जाएंगे तो 30 में मान लीजिए कि उधर आपको 28 या 29 भी मिलेंगे या 30 में 30 मिल जाते तो कम से कम आप लोग 90 तो क्रॉस करोगे ही, और इतना आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर इतना भी नहीं हो रहा तो 50 प्लस या 55 प्लस से कम नहीं होना चाहिए, ये जरूर याद रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।